बातों को कवर कर लेते हैं जो फेसबुक पर तमाम लोगों ने मुझसे सवाल के रूप में पूछा था। वो सारे सवाल मैं एक एक करके एड्रेस कर रहा हूं और उसमें तमाम फेमिनिज्म की तमाम बातें स्वतः आ जाएंगी। तो एक एक करके हम देखते हैं। एक सवाल था इकबाल अहमद का। उन्होंने कहा स्त्री पुरुष सिर्फ दोस्त रह सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स ये मोहनीश बहल वाले चीजों से शुरू हुआ। ऑफ कोर्स रह सकते हैं, स्त्री पुरुष दोस्त रह सकते हैं। हाँ, एक स्त्री पुरुष में हो सकता है सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, तो ये इतनी बड़ी बात क्या है? अब किसी से सेक्स बनाना नहीं बनाना ये उसकी इच्छा, उसकी मर्जी पर होता है। आप नहीं बनाना, सामने वाला नहीं चाहता, आप दोस्त बने रहिए, बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है। तो स्त्री पुरुष दोस्त रह सकते हैं, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आप आसपास देख सकते हैं। हाँ, हो सकता है उनमें से किसी एक का आकर्षण किसी के प्रति हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दोस्ती खत्म हो जाए। इस वाले मतलब डिबेट में नहीं पड़ते कि महिला पुरुष मतलब दोस्त नहीं हो सकते। पति पत्नी भी तो दोस्ती हो सकते हैं, भले उनमें सेक्सुअल रिलेशनशिप है। सेक्सुअल रिलेशनशिप ना होना भी दोस्ती तय करता। हम तमाम अपने कलीग्स के साथ दोस्त रहते हैं। और दूसरा सवाल है कि फेमिनिज्म का मतलब कहीं ये तो नहीं कि लड़कियां हर बात में सही और लड़के हर बात में गलत होते हैं। ये अनुज ने पूछा था। ऑफ कोर्स इस सवाल का जवाब एकदम से साफ है कि फेमिनिज्म कभी ये नहीं कहता कि महिलाएं हरदम सही होती हैं और पुरुष हरदम गलत होते हैं। तमाम महिलाएं भी गलत होती हैं। पितृसत्ता की वाहक महिलाएं भी होती हैं, काफी हद तक आपने देखा होगा आसपास समाज में। हाँ, पितृसत्ता की वाहक होते हुए भी कमान पुरुषों के हाथ में रहती है, मोटा मोटी जो कमान होती है। तो पितृसत्ता की वाहक भले महिलाएं हो, लेकिन ओवरऑल जो शोषण होगा वो पुरुष ही महिला पर राज करेगा, वही लगाम चलाएगा। ये बात आपको ध्यान देना होगा। तो तमाम बात पुरुष भी सही होते हैं, इसीलिए कहा जाता है फेमिनिस्ट पुरुष भी हो सकता है। और जरूरी नहीं कि महिला फेमिनिस्ट ही हो, हर पढ़ी लिखी महिला फेमिनिस्ट नहीं होती। तो महिला भी पेट्रियार्की को ढो सकती है। तो इस चीज से परे हमें उठना है। दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों सही भी हो सकते हैं। अब एक और चीज है, प्रदन्या ने पूछा था कि डबल बर्डन क्या है और ग्लास सीलिंग स्पष्ट करो, साइकोलॉजिकल फेमिनिज्म स्पष्ट करो। इसको बहुत हल्के से बताऊंगा। ग्लास सीलिंग का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अनदेखा मतलब छतरी जिसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए महिलाओं के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में ले लो, तो महिलाएं टॉप कॉर्पोरेट की जो हेड होती हैं, सीईओ बनना मुश्किल हो जाता है। ऊपर तक उनका प्रमोशन नहीं करने देते, या फिर ये कह देते हैं कि उनके अंदर क्षमता नहीं है लीडरशिप की, या वो लीड नहीं कर सकती। या जैसे अमेरिका में अब तक महिला राष्ट्रपति नहीं हो पाई है, उसके पीछे एक सोच है कि महिला लीड नहीं कर सकती। तो ये सब ग्लास सीलिंग है। चाहे वर्क प्लेस की बात हो, आप एजुकेशन में ही ले लो, कितनी महिलाएं प्रोफेसर लेवल तक जाती हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि महिलाएं प्राइमरी लेवल पर टीचर रहें क्योंकि बच्चों को ज्यादा अच्छे से डील करते हैं, जबकि ये भी एक मिथ है। बच्चे को प्यार से डील करने के लिए आपको महिला पुरुष होने की कोई दरकार नहीं है, कोई भी डील कर सकता है अच्छे से। तो ये ग्लास सीलिंग थी। डबल बर्डन का मतलब ये होता है कि आज की डेट में महिलाओं को काम करने का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन घर वाला काम जो जेंडर रोल है घर वाला, वो नहीं छुड़वाना चाहता कोई, इसलिए डबल बर्डन, कई बार ट्रिपल बर्डन। बच्चे को भी पालना, घर में खाना बनाना, बाहर वो भी करना। तो डबल बर्डन ट्रिपल बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। होम अप्लायंसेज आ रहे हैं तो भी कपड़ा धोने का काम महिला ही खास करके कर रही है। काम थोड़ा आसान हुआ, लेकिन वो काम तब भी महिला ही कर रही है। उसके जैसे 10 हाथ बना दिए गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ज्यादा तेज काम करना सिखा दिया, लेकिन काम का बर्डन, मेंटल लोड महिलाओं पर अभी भी ज्यादा है। अब एक सवाल आया था रूपाणी जिग्नेश की तरफ से कि पश्चिमी स्त्रीवाद, नारीवाद और अपना इधर वाला स्त्रीवाद कैसे, यानी कि पश्चिमी और भारतीय नारीवाद में अंतर। तो पश्चिमी नारीवाद में मैंने शुरू में ही बताया कि पश्चिमी नारीवाद में पश्चिम की समस्याओं को लेकर के शुरू हुआ था, और पश्चिमी नारीवाद में कुछ समस्याएं नहीं थी। जैसे मैंने बोला, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, डोला प्रथा, दहेज हुआ, इस तरह की तमाम प्रथाएं वहां पर नहीं थी। तो इसलिए यहाँ वाला फेमिनिज्म थोड़ा तो अलग होगा। हाँ, उसका ज्यादातर हिस्सा हमने लिया है। और वहां पर क्या था, एलीट महिलाएं ज्यादा शुरुआत की थी उन्होंने,
लेकिन बाद में वहाँ ब्लैक महिलाएं भी, यानी श्वेत महिलाएं भी उन्होंने बागडोर संभाली। तो ये थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ निवेता, ये बात सही है कि स्त्री पुरुष अच्छे दोस्त हो सकते हैं और कई बार औरतों से भी अच्छे बेहतर दोस्त हो सकते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब एक और सवाल था मालती हल्दर का था कि स्त्रीवादी होना अलोकतांत्रिक होना है क्या? नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक्चुअली स्त्रीवादी होना लोकतांत्रिक होना है, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो। अलोकतांत्रिक कई बार इसलिए कह दिया जाता है फेमिनिस्टों को, जो कि गलत बात है। इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वो सवाल करती हैं। सवाल आपकी फैमिली संरचना पर कर सकती हैं, पितृसत्ता पर कर सकती हैं, संपत्ति में अधिकार मांग सकती हैं, अपनी सक्सेस जोक्स पर टोक सकती हैं बीच में अगर बात चल रही हो। तो कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक नहीं, सबकी लेके नहीं चलती। तब जबकि वो सारे मिलके अलोकतांत्रिक हैं, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। 10 लोग हैं, 10 लोग अलोकतांत्रिक हैं, लेकिन महिला ने सवाल कर दिया तो वो अलोकतांत्रिक कहला दी गई क्योंकि ये फेमिनिस्ट है। तो ये वाला पूरा फंडा ही मतलब बेकार है, ऐसे सोचना ही नहीं चाहिए। फेमिनिस्ट होने का मतलब ये लोकतांत्रिक हुआ। मैंने बताया अब तक फेमिनिज्म के चारों वेब में ऐसी कोई डिमांड ही नहीं थी जो पुरुषों से छीन करके लिया गया हो, या ऐसा कोई डिमांड नहीं किया महिलाओं ने या फेमिनिस्टों ने, कह लीजिए साफ साफ। तो उन्होंने पुरुषों का कुछ छीनना नहीं चाहा है, उन्होंने बस अपना ड्यू क्लेम किया है, अपने ड्यू क्लेम जो उनके अधिकार थे, वो जो पुरुष प्रिविलेज के रूप में उठाते रहे उसको मांगा है। उससे पुरुषों को थोड़ा दुख हो सकता है, लेकिन जो सेंसिबल है उनको नहीं होगा। एक और सवाल था रंजीत का। रंजीत ने सवाल पूछा था क्या फेमिनिज्म समाज के निचले तबके पर भी लागू होता है? ऑफ कोर्स, जैसा कि डिस्कशन मैंने किया, फेमिनिज्म सरकार के निचले तबके पर भी लागू होता है, आदिवासियों पर भी लागू होता है, दलितों पर भी लागू होता है, कास्ट के किसी भी हायरार्की में लागू होता है, सब पर लागू, गरीबों पर भी लागू होता है। अगर नहीं लागू करेंगे तो ऐसा नहीं है कि गरीब पुरुष अपने घर में महिलाओं का शोषण नहीं करता, या आदिवासियों में महिलाओं का शोषण नहीं होता, खूब होता है। हाँ, कुछ आदिवासी समाजों में जेंडर इक्वालिटी है, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी समाजों में भी महिलाओं का शोषण होता है उनके महिला होने के नाते। तो ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज में जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं की जानी चाहिए, या खेती किसानी करने वाले लोगों में भी ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बहुत सारा घरेलू वायलेंस होता है, मैं गाँव का हूँ, मुझे पता है कि बहुत सारा कुछ होता है गाँव में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि निचले तबके में जेंडर इक्वालिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी ये चीज़ें पाई जाती हैं, बाकायदा पाई जाती हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को छोड़ दें तो। एक सवाल और है कि पर्सनल चॉइस लाइक स्मोकिंग एंड क्रिटिसिज्म टू फेमिनिज्म। एक बार कही जाती है कि पर्सनल चॉइस को टारगेट करके फेमिनिज्म को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये सवाल था रूबा अंसारी का। बिल्कुल बात सही है। जैसे हो सकता है मैं फेमिनिस्ट हूँ और क्लेम भी करता हूँ कि मैं फेमिनिस्ट हूँ, लेकिन मेरी एक आदत है सिगरेट पीना। ये मुझे भी पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सिगरेट पीना ना तो फेमिनिस्ट होने की निशानी है, ना तो एंटी फेमिनिस्ट है। ये बस मेरी एक चॉइस थी। हो सकता है वो गलत हो, सही हो, बात की बात है, लेकिन इसको फेमिनिज्म से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे इसीलिए लोग तमाम तरह के मिथ पाले बैठे हैं कि फेमिनिस्ट महिलाएं सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, बाल छोटे रखती हैं, उनका ऐसा लुक होता है। ये सब फर्जीवाड़ा है। पर्सनल चॉइस अपनी जगह है और फेमिनिज्म अपनी जगह है। कोई एक अच्छा इंसान, एक फेमिनिस्ट भी, गलत आदत उसको हो सकती है खान पान के मामले में, पहनावे के मामले, कुछ किसी भी चीज़ के मामले में, तो इससे इसको जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब एक सवाल और आता था कि पंकज पांडे जी ने पूछा है सवाल कि इंडिविजुअलिज्म, फेमिनिज्म और फ्यूचर ऑफ फैमिलीज इन इंडिया, यानी कि व्यक्तिवाद और स्त्रीवाद और फैमिलीज का जो फ्यूचर है इंडिया में वो कैसे देखा जाए। इनका कहने का मतलब यह है कि अगर फेमिनिज्म और बढ़ता है समाज में तो लोगों का मानना है कि फेमिनिज्म इंडिविजुअलिस्टिक सोच को बढ़ावा देता है। ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म ने कब कहा कि हम अकेले रहेंगे? फेमिनिज्म तो सिर्फ इतना कहा ना कि सेक्स के आधार पर, बायोलॉजी के आधार पर, शरीर के आधार पर किसी भी दो लोग में या किसी में भी अंतर मत करो, डिस्क्रिमिनेशन मत करो। बस इतनी सी बात है। महिला महिला हो, महिला पुरुष हो, पुरुष पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, इसमें फैमिली तोड़ने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ,
उस फैमिली का टूट जाना मैं भी सपोर्ट करूंगा जो जेंडर इनइक्वालिटी पर आधारित हो, जो किसी के शोषण पर आधारित हो, जो मुर्दा शांति पर जिसकी नींव टिकी हो। उस फैमिली को मैं भी तोड़ना चाहूंगा, और उसको तोड़ने के बाद मैं चाहूंगा ऐसी फैमिली बने जो जेंडर बराबरी पर आधारित हो। इसलिए फैमिली टूटती है, अगर खराब फैमिली है टूटती है, कोई बात नहीं, फैमिली फिर से नहीं बन जाएगी, इतनी चिंता मत करिए टूटने की। हाँ, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिंदगी भर हो रहा है, वो ज्यादा बड़ी चीज है, फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है। फैमिली तो अपने आप इंसान एक सामाजिक प्राणी है, फैमिली बना ही लेगा, अकेले अकेले कोई नहीं रहेगा। जब से इंसान आया है तब से वो समूह में ही रहता, तो इसकी चिंता मत करिए। और सवाल है कि सामाजिक परिवेश के कारण स्त्री के अवचेतन में पुरुषों से कमतर होने का भाव पैदा होता है, उससे कैसे उबरें? विक्रम क्षत्रिय जी ने यह सवाल पूछा था कि सामाजिक परिवेश के कारण स्त्री के अवचेतन में, ये बात सही है कि हमारी सारी परंपराएं, हमारे अपने जो रीति रिवाज हैं, अपने कर्मकांड हैं, हमारे धर्म हैं, हमारे जीवन जीने की शैली है, ऐसी तमाम चीजें निर्धारित करती है कि महिला भी खुद से मानने लगती है कि वो पुरुषों से कमतर है। ऐसा अक्सर देखा जाता है। इस चीज से कैसे उबरने का एक ही तरीका है, पहले तो उनको बता दो, तथ्यों की जानकारी हो, फैक्ट्स की जानकारी हो, उनको पढ़ा लिखा दीजिए। आप पढ़ने निकले की छूट दीजिए, वो पढ़ेंगी, साइंस पढ़ेंगी, सब कुछ पढ़ेंगी, रिलीजन भी पढ़ेंगी, तब उनको समझ में आएगा कि इंसान पैदाइशी बराबर है, मानने से नहीं होता कि हम कमतर हैं। तो उबरने का एक ही तरीका है कि उनको ज्ञान मिलना चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई हासिल होनी चाहिए, ताकि इस बात को डिकोड कर सकें कि रिलीजन नहीं तय करेगा, संस्कृति नहीं तय करेगी, या कोई भी रिचुअल कर्मकांड नहीं तय करेगा कि महिला पुरुषों से कमतर है। महिला पुरुषों से कमतर नहीं है, श्रेष्ठतर भी नहीं है। महिला पुरुष बस अलग हैं, जैसे एक पुरुष और दूसरे पुरुष से अलग होता, ऐसे महिला और पुरुष दोनों अलग हैं। एक ही अंतर है महिला पुरुष में जो दिखता है वो आपके शारीरिक अंगों में थोड़ा सा अंतर, 2 ही 3 तो अंतर है, उसको बताने की जरूरत है क्या, सब जानते हैं। लेकिन उसके आधार पर किसी की वैल्यू कम हो जाना, ये डिस्क्रिमिनेशन है। बस इसी बात का विरोध फेमिनिज्म करता है। एक और सवाल किया था शाजिया ने, लॉकडाउन का औरतों पर असर, इस पर मैंने बात कर ली है, थोड़ा बाद में बात करते हैं। लॉकडाउन का असर सबको पता है कि मानसिक तौर पर महिलाओं पर ही पड़ने वाला, क्योंकि हम सबको पता है डोमेस्टिक वायलेंस घर में ही होता है, और जो पहले से ही महिलाएं अब्यूजिव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बार बार खाना बनाने की, 3 टाइम खाना बनाने की दिक्कत पूरा वहीं पर है, घर में ही है। और डोमेस्टिक वायलेंस का लेवल आप जानते हैं भारत में कितना है, तो जाहिर सी बात है कि शारीरिक, मानसिक, साइकोलॉजिकल तमाम तरीके से बोझ बढ़ने वाला है। इसको डिटेल में बाद में करेंगे। नेहा नजाकत ने पूछा था कि कैसे जाने कि हम फेमिनिस्ट हैं कि नहीं हैं, जिसका आंसर मैं दे चुका हूं कि फेमिनिस्ट होने के 2 ही 3 लक्षण हैं। पहला ये कि आपको पता हो शोषण होता है समाज में, इस बात को रिकॉग्नाइज करें कि स्त्रियों के साथ शोषण होता है, लड़कियों के साथ शोषण होता है, और उसको हर जगह रिकॉग्नाइज करें, घर में भी पहचाने उसको, समाज में भी, और जहां काम कर रही है वहां भी, और उसके लिए कोई एक्शन लें अपने से या संगठित होकर के, तो आप फेमिनिस्ट हैं। अब आलोक मिश्रा भाई ने पूछा था कि आप अल्ट्रा फेमिनिस्ट कौन होते हैं, ये बता दीजिएगा। ये भी एक बड़ी भ्रांति है लोगों में। अल्ट्रा फेमिनिज्म जैसा कोई शब्द था नहीं, ये जो फेमिनिज्म से नफरत करते हैं उन्होंने खुद से निकाल दिया एक्चुअली अल्ट्रा फेमिनिज्म। अब उनके कहने का मतलब क्या था अल्ट्रा फेमिनिज्म, उन्होंने 2 चीजों से जोड़ा अल्ट्रा फेमिनिज्म को। पहला ये कि जो कंज्यूमरिज्म पैदा हुआ है बाजारवाद की तरह से, यानी बाजारवाद की तरफ से जो कंज्यूमरिज्म पैदा किया गया है, यानी कि बात करें तो नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कपड़े, ब्यूटी जो कॉस्मेटिक्स है पूरा, वो उसके आधार पर, छोटे कपड़ों के आधार पर अगर महिला असर्ट करती है कहीं पर भी, यानी कि पुरुषों से ये बात असर्ट करती है कि इस वजह से हमें वैल्यू दी जाए, तो उसे अल्ट्रा फेमिनिज्म कहा गया। हालांकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फर्जी है, लेकिन ऐसा करना एक्चुअली फेमिनिज्म ही नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसे फेमिनिज्म कहा ही नहीं जाता। आप हर चीज को फेमिनिज्म से मत जोड़ दें, ये फेमिनिज्म नहीं है। चॉइस और फ्रीडम में फर्क होता है। बाजार आपको चॉइस दे सकता है, जरूरी नहीं वो आपकी फ्रीडम हो। कई बार वो चॉइस ऐसे देता है कि घुमा फिरा करके आपको
ब्यूटी मिथ और कॉस्मेटिक्स में फंसा करके आपको उसी स्थिति में रहने देता है, यानी आपको कमोडिटी बना देता है, ऑब्जेक्टिफाई कर देता है और आपको उपभोग की वस्तु बना देता है। ये फेमिनिज्म नहीं है। और ऐसा कहने वाले लोग अल्ट्रा फेमिनिस्ट तो छोड़ो, वो फेमिनिस्ट ही नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। शालिनी त्रिपाठी ने एक सवाल पूछा था कि प्राइमरी के बच्चों के साथ जेंडर सेंसिटिविटी पर बात कैसे करें। तो इसका एक ही चीज़ है, 2-3 तरीके माने जाते हैं। एक तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए बच्चों से डील करने के लिए एक टीचर के रूप में। दूसरा, जो भाषा लिखी जाती है बच्चों के टेक्स्ट बुक में, उसमें सुधार की ज़रूरत है। सुधार की ज़रूरत यह है कि जब कोई आप कहानी लिखते हैं तो कहानी में थोड़ा ये भी दिखा दें कि पापा रोटी बना रहे थे, मम्मी खेत में काम करने गई थी या कुछ नौकरी कर रही थी। तो बच्चे के दिमाग में शुरू से आ जाएगा, अच्छा पापा भी रोटी बना सकते हैं और ये ऐसा कोई काम नहीं है जो महिला पुरुष में कोई एक ही करे। ऐसी कहानियां आप रचें। ऐसा ना करें कि वो हिरनी जैसी चंचल थी और वो शेर जैसा बहादुर था। ये सारे प्रतिमान आपको बदलने होंगे। ऐसी कहानियों से बच्चों के मन में बैठता है कि पुरुष को एग्रेसिव होना चाहिए, वायलेंट होना चाहिए और महिला को पतला होना चाहिए, कमसीन होना चाहिए, चंचल होना चाहिए। ऐसी चीजें, लैंग्वेज बदलनी होगी, विलोम शब्दों को बदलना होगा। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं जो फेमिनिस्ट हैं कि अध्यापक का उल्टा अध्यापिका नहीं होती। अध्यापक का उल्टा वो है जो अध्यापक नहीं है। अध्यापिका का उल्टा वो है जो अध्यापिका नहीं है। इसी तरह से ऐसी तमाम टर्मिनोलॉजी, तमाम टर्म्स आपको बदलने होंगे ताकि बच्चे को ये पता चल जाए कि स्त्री पुरुष एक दूसरे के विलोम नहीं है। स्त्री पुरुष अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग पहचान है, वो एक दूसरे के विलोम नहीं है। ऐसी तमाम चीजें आप गढ़िए और बच्चों को जब भी आप एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, तो जानबूझ के ऐसे उदाहरण दीजिए कि जेंडर रोल्स टूटते हुए दिखाई दें। यानी महिलाओं के जो सो कॉल्ड महिलाओं के, तथाकथित महिलाओं के काम हुआ करते थे समाज में, वो पुरुषों को करते हुए दिखाइए और उल्टा करते हुए, दोनों वाइस वर्सा आप करिए, तब बच्चों में सेंसिटिविटी आती है। ऐसे तमाम तरीके हैं। अब हाँ, सवाल डॉक्टर सुनीता, जरूर सवाल मैं अभी लूँगा जरूर। और मैं पहले एक सवाल जो जरूरी हैं उन पर कर दूं। रजनी मुर्मू ने कहा था आदिवासी फेमिनिज्म पर भी बात कर लीजिए, ब्लैक फेमिनिज्म पर भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो रजनी जी, ये सवाल सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम लोगों को लगता है कि आदिवासियों में तो जेंडर इक्वालिटी है, वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ज़्यादातर लोग इस भ्रम में हैं और यहाँ इसलिए इस भ्रम में है कि ज़्यादातर उन्होंने देखा नहीं है आदिवासी समाज। कुछ आदिवासी समाज जरूर जेंडर इक्वालिटी जीते हैं, करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आदिवासी समाज में भी जेंडर इनइक्वालिटी है, वहाँ पर भी बात की जानी चाहिए। और ये आदिवासियों का फेमिनिज्म आदिवासियों से ही निकलने वाले महिलाओं से, पुरुषों से सुनिए। आप खुद से मत गढ़ लीजिए कि आप मेन स्ट्रीम हैं, हम अपने नज़रिए से देखें। तो ऑफकोर्स इस पर बात होनी चाहिए। बहुत लंबे पैमाने पर शोषण हो रहा है। आप राजस्थान देख लीजिए, आप हरियाणा, मध्य प्रदेश देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासी महिलाओं का रेप हो रहा है और आदिवासी पुरुष ही कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम के पुरुष तो कर ही रहे हैं। तो ऑफकोर्स इसको देखने की ज़रूरत है, वो पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। अब महेंद्र कुमार का पूछना था कि फेमिनिज्म की विचारधारा में नस्ल, जाति, वर्ग का क्या रोल है। मैंने पहले भी बता दिया कि अगर आप ब्लैक हैं, अगर आप मंगोलाइड हैं, तो आपको दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, आपको कमतर देखा जाता है। आप अपने ही कंट्री में चिंकी जैसे आपत्तिजनक शब्द सुनते हैं, काले लोगों के बारे में निग्रो सुनते हैं, तमाम बातें ऐसे सुनते हैं। तो नस्ल या दलित महिलाओं के लिए लोगों का नज़रिया कैसा होता है, आपको जानते हैं दलित होने का मतलब है कई लेवल के शोषण बढ़ जाना, और वर्ग का मतलब होता है कि गरीब हैं तो शोषण ज़्यादा होगा, अमीर हैं थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन महिला होने का शोषण तो आपको कहीं भी रहेंगे तो होगा, गरीब हैं तो ज़्यादा होगा थोड़ा। तो महेंद्र कुमार, इसमें मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अनुषा जैन का कहना है कि ऐसा क्या है कि फेमिनिज्म शब्द सुनते ही लोग मतलब भड़क जाते हैं या नफरत करने लगते हैं, और मतलब भी समझा तो कहते हैं इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसको जानते नहीं, और जो जहाँ से उन्होंने धारणा बनाई वो धारणा ही गलत है। उन्हें लगता है सवाल करने वाली हर लड़की फेमिनिस्ट है, और फेमिनिस्ट भी हो तो भी ये नहीं सोचते कि वो सही चीज़ों पर सवाल कर रही है।
वो हर गलत के खिलाफ सवाल करे। इसको ध्यान देने के बजाय चूंकि सवाल करती हुई महिला लोगों के प्रिविलेज छीनती है, लोगों को असहजता होती है, इसलिए लोगों को फेमिनिज्म वर्ड सुनते ही नफरत होने लगती है, उन्हें गुस्सा आने लगता है। उनको समझा दो कि फेमिनिज्म ने ऐसा कोई डिमांड, ऐसी कोई मांग नहीं की, तो भी कहते कोई बात नहीं, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। किसने कहा मिसयूज होना चाहिए? जब मिसयूज ही होगा तो फेमिनिज्म क्यों कहेंगे उसे? जब वो मिसयूज ही होगा तो फेमिनिज्म कहेंगे ही नहीं। तो यहाँ के सवाल अगर हम लें तो हम शुरू से जाते हैं सवाल लेने के लिए। अभी कुछ सवाल बाकी हैं, पहले मैं यहाँ के सवाल लेना शुरू करता हूँ जिन्होंने यहाँ कमेंट किया है। डॉक्टर सुनीता, आपकी बात सही है, नेपाल में थोड़ी लिबर्टी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी पेट्रियार्की ही हावी है। यहाँ की तुलना में थोड़ा बेहतर स्थिति है, मैं मानता हूँ। ठीक है। जस्मीन भाटिया ने कहा कि शादी में जहाँ सिर्फ 2 लोग हैं वहाँ पर उनका 50 नहीं होता तो बाकी जगह तो दूर की बात है। बराबरी बेटा बेटी में नहीं होगी, पति पत्नी में ही नहीं होगी तो घर के बाहर क्या होगी। बात सही है कि जहाँ पर एक छोटा स्पेस है वहाँ भी बराबरी नहीं है, तो बाहर बराबरी लाने में हम सबको खड़ा होना होगा, और इसमें पुरुषों का भी साथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं पुरुषों का घाटा कम है। पितृसत्ता पुरुषों का भी बहुत कीमत लेती है, बहुत कीमत चुकानी पड़ती है पुरुषों को भी पितृसत्ता के कारण। एक दोस्त तो ढंग से नहीं बना पाते, बात करना नहीं आता महिलाओं से, कैसे बात किया जाए, तरसते रहते हैं कि हमारी अच्छी दोस्ती कैसे हो। जवान बनने के लिए, पुरुष की कैटेगरी में शामिल होने के लिए 12 साल से ही दाढ़ी मूंछ छीलने लगते हैं, मोटी आवाज में बोलना शुरू करते हैं कि पुरुष बन जाए, बाइसेप्स बनाने लगते हैं, सीना बनाने लगते हैं, सीने पर बाल लाने की बात करने लगते हैं, कपड़े अलग से पहनने लगते, कुछ खास तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, जैसे पिंक कलर, कुछ भी आ जाता है। कम कीमत नहीं, गिनवाने बैठूं तो अभी 2 घंटे लग जाएंगे कि पितृसत्ता पुरुषों को भी कितनी कीमत चुकवाती है उनसे, वो खत्म नहीं होगा। तो पुरुषों को भी इसमें शामिल करना होगा। और देखें, यूरोपीय देशों में भी हालत खराब थी। बिल्कुल रति मैम, यूरोपीय देशों में तो हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 100-150 साल पहले ही। हालांकि वहाँ पढ़ाई लिखाई थोड़ा पहले शुरू हो गई, तो वहाँ विरोध भी थोड़ा पहले शुरू हो गया था। इसलिए एक्चुअली वहाँ कंडीशन ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि स्लेवरी वहाँ पर ज़्यादा खराब हालत में थी। विक्टोरियन एरा वाला टाइम सबको याद है कितनी भयानक हालत थी। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी। जब क्रिश्चियनिटी का दबदबा था तो महिलाओं को बहुत ही नीची निगाह से देखा जाता था, समाज में उनकी स्थिति बहुत खतरनाक थी। और रति मैम का आगे कहना, वोट से पहले नौकरी के लिए भी लड़ना था। बात तो सही है, लेकिन उस समय नौकरी और वोट के लिए दोनों की लड़ाई चली रही थी। वो वही समय है जब इंडस्ट्रियलिज्म अपने पीक पर था, तो काम के लिए घंटे तय करने की बात हो रही थी, समान काम का समान वेतन की लड़ाई शुरू हो रही थी, और वोट मांगने का राइट भी उसी समय शुरू हुआ था। दोनों साथ में था रति मैम। हाँ, बात तो सही है कि नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नौकरी कर लेंगी तो मजबूत हो जाएंगी तो वोटिंग राइट थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, बात सही है। और आगे डॉक्टर सुनीता कहती हैं, भारत सरकार की महिला कल्याण पत्रिका के माध्यम से महिलाओं से संबंधित संपूर्ण विश्व की महिला संघर्ष, आज़ादी, स्वतंत्रता, अस्तित्व, अर्थ और शिक्षा सहित अपराध को गहराई से बताने समझाने की कोशिश की गई है। हाँ, दिक्कत है कि लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, ये बात सही है। फेमिनिस्टों की भी पहुंच बहुत कम है, इसीलिए हर जगह फेमिनिस्ट होने चाहिए, हर वर्ग से, हर जगह से निकलने चाहिए। आदिवासियों से भी निकले, दलितों से भी निकले, गांव के लोगों से भी निकले, शहरी लोगों से निकले, अपर क्लास से निकले, नीचे वाली क्लास से निकले, हर जगह से निकले। नताशा, सही बात है। तो चौथे फेज के हम लोग साक्षी, हम लोग सड़कों पर उतरे थे, निर्भया गैंग रेप केस की बात हो या फिर मीटू आंदोलन हो। थैंक यू वंदना गुप्ता जी, निवेदिता थैंक यू। डॉक्टर सुनीता ने बोला, नारीवाद की स्थापना दृष्टिकोण और मानसिक जड़ता से ऊपर उठकर सोचने के पश्चात ही स्थापित हो सका था, उसमें कोई शक नहीं। रति मैम ने कहा, आगे आप केरल के ब्राह्मण स्त्रियों के संघर्ष को भी जोड़ लें।
बात सही है, पूरा कॉन्टेक्स्ट मुझे नहीं पता, आप इसमें ज़्यादा बेहतर जानती होंगी रति मैम, बहुत हल्का कॉन्टेक्स्ट मुझे पता है। बाकी केरल से अगर मैं बात करूं तो वो ब्रेस्ट काटने वाली बात अगर करें ट्रावनकोर वाले प्रोविंस में, वो मुझे याद आता है, जो बहुत पुरानी बात नहीं है, 200-250 साल पहले की बात है। ये हमारे इस महान संस्कृति में भी होता था, जब ब्रेस्ट टैक्स लगता था और नीची जाति की महिलाएं ब्रेस्ट ढक के नहीं चल सकती थी, जिन्होंने ढक लिया उनका ब्रेस्ट काट दिया जाता था या टैक्स लगा दिया जाता था। बाकी कॉन्टेक्स्ट रति मैम आप बेहतर बताएंगी। केरल में मातृसत्ता में भी झोल है, बिल्कुल। मातृसत्ता एक्चुअली केरल में है भी नहीं, पूरे इंडिया में भी कहीं भी मातृसत्ता नहीं है, मैट्रीलिनियल है, मैट्रियार्की नहीं। और यही मैं स्पष्ट कर दूं कि पेट्रियार्की का उल्टा मैट्रियार्की नहीं होता। हम पेट्रियार्की को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैट्रियार्की को नहीं लाना चाहते। पेट्रियार्की को खत्म करके मातृसत्ता में नहीं लाना चाहते। पेट्रियार्की का उल्टा पेट्रियार्की का नहीं होना होता है, ठीक है। तो पेट्रियार्की मतलब पेट्रियार्की का उल्टा होता है बराबरी। तो हम बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, मातृसत्ता ने, हम किसी की भी सत्ता नहीं चाहते, हम बराबरी चाहते हैं फेमिनिस्ट के बतौर। आगे हम सवाल लेते हैं। साहित्य में भी भेद है, बिल्कुल। लैंग्वेज का एक पूरा का पूरा डिबेट है, साहित्य में भी विभेद है। और हमने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ी है उसमें मैन कहा गया है, विमेन नहीं कहा गया, ही कहा गया है, शी नहीं कहा गया है। हिंदी साहित्य में आपसे बेहतर कौन जानता होगा इसमें कि कितना भेद है, उसके इवैल्यूएशन की बात हुई है किसी भी। रति मैम बोलती हैं आगे, साइंस पढ़ी लिखी परिचितें महिलाएं ज़्यादा मूर्ख लगती हैं। हाँ, ये कोई लीनियर लाइन तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा या साइंस पढ़ा लिखा बुद्धिमान ही हो, क्योंकि एक पर्सपेक्टिव होना होता है। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग भक्ति पर वही उतारू हैं जो साइंस पढ़े लिखे हुए हैं। तो दोनों अलग चीज़ें हैं, फेमिनिज्म भी इसी तरह से डील करता है। सवाल आप लोग करिए, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाता हूँ। सवाल आपने लिए, सवाल आप लोग पूछिए। बाकी यहाँ के कुछ सवाल मैंने, जितने सवाल थे उतने मैंने ले लिए। अभी सवाल करिए, मैं सवाल लेता हूँ, तब तक 3-4 चीजें मैं ले लेता हूँ यहाँ से जो पूछे गए थे मुझसे। हीना पंवर ने पूछा था कि जेंडर और फेमिनिज्म के बीच में क्या संबंध है और भारतीय पुरुषों में फेमिनिज्म के प्रति नकारात्मक सोच क्यों है। अब पूरी लड़ाई ही जेंडर की है। अब जेंडर की लड़ाई पितृसत्ता से है और पितृसत्ता तय करता है कि महिला पुरुषों से कमतर रहेगी, बात जेंडर की है। और सिमोन डी बोवार की माने तो जेंडर, मतलब हम सब लोग भी मानते हैं कि जेंडर समाज बनाता है, सेक्स बायोलॉजिकल होता है। तो जेंडर और फेमिनिज्म में एकदम गहरा नाता है। उस जेंडर की बाइनरी को ही तोड़ने के लिए तो फेमिनिज्म आया था। और हाँ, अपने समाज में पुरुषों का फेमिनिज्म के प्रति नकारात्मक सोच क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अब बोलने लगी हैं अपने हक के लिए। तो पुरुषों के बहुत सारे प्रिविलेज घट रहे हैं। इस बात का पुरुषों का दुख है। ऐसा नहीं कि महिलाएं पुरुषों का कुछ मांग ले रही हैं, तो उनके प्रिविलेज घट रहे हैं बस। जैसे वो मान के चलते हैं कि पैदाइशी हमारा अधिकार है, इनको रोकना, इनकी मोबिलिटी को रोकना, उनको डांट देना, उनको सुधार देना, उनको जोर से नहीं हंसने देना, उनकी मुस्कुराहट पर, उनके कपड़ों पर, तमाम चीज़ों पर बंदिशें पुरुषों को लगता थी ये तो हमारा प्रिविलेज है। पॉलिटिक्स पर बात करना, तमाम चीज़ों में महिलाएं टोक रही हैं, तो इसलिए पुरुषों को और तेजी से नफरत होती चली जा रही है। और बराबरी भी महिलाएं कर रही हैं। तो एक और भी चीजें, हाँ, और सवाल रखिए, मैं सबको देख रहा हूं, कुछ और चीजें मैं साथ में हल करते चला जाता हूं। शिवराम पासवान ने कहा, हाय गीता श्री मैम, शिवराम पासवान ने कहा कि स्त्री पुरुष के बीच इतनी असमानता क्यों है। अब शिवराम, इसका जवाब तो मैं पहले दे चुका हूँ। इतनी असमानता इसलिए क्योंकि पुरुषों ने जो पूरा सिस्टम बनाया है उसमें उनको बड़ा फायदा है, इसीलिए वो असमानता को बरकरार रखे हुए हैं। और ये असमानता धर्म के माध्यम से, परंपरा के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, पूरा एक पेट्रियार्कल सिस्टम के माध्यम से लगातार मेंटेन किया गया है। और 50% महिलाओं के एवज में 50% पुरुषों को अनकहा फायदा लगातार हो रहा है। तो असमानता इसलिए भी अधिक बनी हुई है। दूसरा सवाल था, पुरुष हमेशा स्त्री को अधीन क्यों रखना चाहता है, वही जो मैंने अभी बताया। लैंगिक भेदभाव का मुख्य कारण क्या है। लैंगिक भेदभाव का मुख्य कारण बायोलॉजिकल नहीं है, ये सोशल है, सोशल कंडीशनिंग है, ये बाकायदा एक सिस्टम है।
आर्थिक भी है, साइकोलॉजिकल भी है, धार्मिक भी है। किसी को नीचे रखना, खास करके महिलाओं को नीचे रखना, घर के अंदर रखना पुरुषों को कई तरह से फायदा पहुंचाता है। इसलिए लैंगिक भेदभाव का ये बड़ा कारण बन जाता है, जो बाद में आर्थिक सिस्टम में पूरी तरह बदल जाता है। और शिवराम ने अगला सवाल पूछा, यदि स्त्री पुरुष बराबर हो जाएं और किसी देश में 70% संवैधानिक पदों पर स्त्रियां हो जाएं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर स्त्री पुरुष बराबर हो जाएं, एक तो यहां समझ लीजिए, स्त्री पुरुष बराबर का मतलब 2 गुणे 2 4 वाला टाइप का नहीं। बराबर का मतलब ये होता है कि आप अपनी एबिलिटी के आधार पर जाने जाएं, आपका इवैल्यूएशन, आपका मूल्यांकन स्त्री होने की वजह से या पुरुष होने की वजह से ना हो। तो ये कहा जाता है कि बराबर होने का मतलब यह है कि कानून की नज़र में बराबर रहें, समाज की नज़र में बराबर रहें, और जो भी हो, और दोनों मिल करके और बेहतर होते चले जाएं। ऐसा नहीं कि आज बराबर हो गए तो कल के लिए नहीं, कल और भी बेहतर समाज आएगा तो उसमें भी आप बराबर रहिए। आपने कहा संवैधानिक पदों पर 70%, मैं नहीं कहता 70% हो जाए, हो सकती है 70%, अभी तो मुश्किल से 10-12% ही हैं संवैधानिक पदों में, उससे भी कम 2-4% ही हैं। कंडीशन बेहतर हो सकती है, बेहतर नहीं भी हो सकती है। ये कहना जरूरी नहीं कि महिलाएं ज़्यादा संख्या में आ जाएं, 50% से ज़्यादा संख्या में हर जगह पर आ जाएं तो बेहतर ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, आज से बेहतर हो जाएगा, यह बात सही है, इतना तो तय है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि महिलाएं पुरुषों पर डोमिनेट करने लगे। डोमिनेशन का कोई वो नहीं है, बराबरी की बात होती है। और दुनिया के सारे धर्म प्रवर्तक पुरुष ही क्यों, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। हर कार्य क्षेत्र में स्त्री पुरुष को 50-50% भागीदारी के लिए क्या करना चाहिए? यही सारी चीजें। असमानता खत्म कर दीजिए, लोगों की सोच बदल दीजिए, बराबरी आ जाएगी। और कमल किशोर जो कि एक शिक्षक हैं, उनका सवाल इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं हाई स्कूल के लेवल पर पढ़ाता हूं, लेकिन उस लेवल पर जाकर के भी लड़कियों में एक झिझक होती है, असहजता होती है। अगर जेंडर पर बात की जाए तो वो कैसे दूर किया जाए? तो उसको दूर करने का तरीका यही है कि आप उनको फैक्ट बताइए, साइंटिफिक फैक्ट बताइए, बायोलॉजिकल फैक्ट बताइए, बिना कोई वैल्यू ऐड किए। तथ्य बताइए कि महिलाओं का शोषण समाज में हो रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत का कोई भी पब्लिकेशन कह रहा है। उनको बताइए कि क्या हो रहा है। सच जान जाएंगी तो अपने आप झिझक खत्म हो जाएगा। जब तक सच नहीं जानेंगी तब तक पुरानी कही गई बातें और वैल्यूज अपने मन में रखे रहेंगी। उन्हें असहजता भी होगी बात करने में। मुझे नहीं असहजता होती मेरे स्टूडेंट से बात करने में, ग्रेजुएशन के लेवल पर कोई भी बात, मुझे नहीं लगता वो बच्चे हैं। और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता जिसको उसका सवाल उसी समय उत्तर ना दिया जा सके। कभी भी बच्चों को आप बच्चा मत समझिए। पहले तो ये कि हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, इतना देर कर देते हैं बच्चों को जेंडर के बारे में बताने में कि बच्चा तब तक दूसरी जगहों से बहुत सारी चीज़ें सीख चुका होता है और उसको डिफेंड करना शुरू कर चुका होता है, तब आप उसको सुधार नहीं पाते हैं। ठीक है। एक और सवाल है अखिलेश नारायण सर का कि स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर। बहुत सिंपल अंतर है। स्वतंत्रता जिम्मेदारी सहित होती है, दूसरों की स्वतंत्रता का भी ख्याल रखती है स्वतंत्रता। और स्वच्छंदता मतलब जो जिम्मेदारी रहित हो। ऐसी स्वतंत्रता जो जिम्मेदारी रहित हो, ये नेगेटिव कोनोटेशन है, यानी इसमें नकारात्मकता है स्वच्छंदता में। स्वच्छंदता इसीलिए कई बार गलत होती है, आपराधिक भी हो सकती है। तो स्वच्छंदता नहीं, हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता एक पॉजिटिव टर्म है, सकारात्मक टर्म है। और अमित विक्रम जी का कहना है कि स्त्री की नज़र से इतिहास को देखें तो प्राचीन संस्कृतियां कैसे स्त्री द्वेषी रही हैं। बिल्कुल, मैं मानता हूं कि स्त्री की नज़र से देखें पूरे इतिहास को, तो पूरे इतिहास में महिलाओं का पूरा योगदान क्या था। आज के 100 साल पहले इंडिया में चले जाएं, महिलाओं में लिटरेसी आपको पता है कितनी थी? 5%, सिर्फ 5%। 200 साल पहले और चले जाएं, महिलाओं को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। और पहले चले जाएं तो महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों का अधिकार था ही नहीं, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन थी। तो पूरा इतिहास वैसा ही लिखा गया है। थैंक यू सो मच।